नमस्कार, जोहार। मैं सुरेंद्र सोरेन और द सोरेन शो में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज इस शो में जो मेहमान है उसे मैं भी बहुत कम जानता हूं। ना सिर्फ उस व्यक्ति को कम जानता हूं बल्कि उस पूरे समुदाय को, पूरी उस जनजाति समुदाय को मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूं। नई नई मुलाकात हुई हमारे उनसे, सोचा उनसे बात कर लूं, उनसे कुछ ऐसी जानकारी हासिल करूं जो हमारे दर्शकों के लिए भी ज़रूरी हो, जानने योग्य हो। आज हमारे साथ इस शो में हैं नेहरू मारवा। देश में नेहरू सरनेम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना नेहरू जी को अपने शो पर ही बुला लूं। नेहरू मारवा तेलंगाना के रहने वाले हैं और तेलंगाना और यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कुल 33 जनजाति थी। उसमें एक जनजाति है कोया, जिसे गौंड भी कहते हैं, उस जाति समूह से आते हैं। और इनका संगठन है आदिवासी संक्षेमा परिषद, जिसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो आदिवासी वेलफेयर परिषद भी कह सकते हैं। और इसके ये कोऑर्डिनेटर हैं। इनका संगठन आंदोलन कर रहा है पिछले कई दशकों से पोलावरम डैम के लिए, जो आंध्र प्रदेश समेत 4 राज्यों में यह प्रभावित करने वाला है। इनके संगठन से तकरीबन 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं और इस डैम का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं इस शो में और जानते हैं कि क्या कुछ इस विस्थापन को लेकर पूरे देश भर के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किस तरह के आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और उसका भविष्य क्या निकल कर आने वाला है। आपका स्वागत है नेहरू जी। स्वागत है। नमस्कार जी, जय सेवा, जय जोहार। जय जोहार। सबसे पहले नेहरू जी आपसे यही सुनना चाहेंगे कि आपके इलाके में, जो आपका इलाका है यानी तेलंगाना का, या फिर आप पुराने दौर की अगर बात करें तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तो वहाँ की जनजातियों की इस डैम के विरोध में किस तरह की रणनीति और संघर्ष चल रहे हैं? इस पोलावरम प्रोजेक्ट 2005 में जब का मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने इसका शुरू किया था। 2005 में ही आदिवासी संक्षेम परिषद, जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हमारा संगठन है, 1990 से हम आदिवासी का हक के अधिकार के लिए लड़ाई करता था। जो इतना लगभग 2 लाख आदिवासियों को, 2 लाख आदिवासियों को, लगभग 50,000 एबो फैमिलीज़ को, घर को, लगभग 300 एबो गांव को, पूरा एजेंसी आदिवासी इलाका को डुबाने वाले इस प्रोजेक्ट को हम पहले से ही विरोध करते आया है। एक डे वन से विरोध करते आया है। मगर सरकार इतना ताकतवर है कि उसको इमोशनली बढ़ा दिया है। जो आंध्र प्रदेश का जीवन धारा पोलावरम ही बोल दिया है। आंध्र प्रदेश का भविष्य ही पोलावरम ही उतना इमोशनली बड़ा कर दिया है। वहाँ हमारा आदिवासी का आवाज़ कम हो गया है। बाद में विरोध करते आया है। बाद में तेलंगाना का जो मूवमेंट आया है, पोलावरम के लिए बाकी लोग छोड़ दिया है। तेलंगाना का विरोध करने वाले भी, तेलंगाना के लिए लड़ने वाले भी हमारे लिए छोड़ दिया है। तेलंगाना वालों ने बोला है पहले हम तेलंगाना को हासिल करने के बाद पोलावरम के लिए हम आपके साथ लड़ाएंगे बोल के कुछ आदिवासियों को ऐसा जुमला कर दिया। हाँ, साथ लिए थे, लेकिन अब तेलंगाना के अलग होने के बाद फिर आपके संघर्ष को किस तरह का सपोर्ट मिला? नहीं, सरकार आने के बाद तेलंगाना समाज, सरकार भी वो ख़त्म की बात है, उसके लिए छोड़ दीजिए बोल के तेलंगाना डाइवर्ट हो गया है, छोड़ दिया है, इश्यू को छोड़ दिया है। हाँ। मगर आंध्र प्रदेश का स्थिति क्या है कि पोलावरम ही आंध्र प्रदेश का जीवन धारा है, क्योंकि हैदराबाद खो गया है। अभी पोलावरम को हम खोने के लिए तैयार नहीं है। ये आंध्र प्रदेश का स्थिति है। ये ऐसा स्थिति में अभी हम क्या मांग रहे हैं कि हम तो पोलावरम को नहीं रुक पाया है, क्योंकि आदिवासी समुदाय बहुत छोटा है, आवाज़ बहुत छोटा हो गया है। क्योंकि आदिवासी समुदाय का जो अलग अलग पार्टियों का पर्सन अलग अलग हो गया है, हमारा आंदोलन छोटा हो गया है। कितने स्टेट को प्रभावित करने वाला है ये? अभी ये 4 स्टेट को प्रभावित कर रहा है। जो 320 विलेजेस पूरा आंध्रा में है, मगर उड़ीसा में लगभग 17 विलेजेस है,
छत्तीसगढ़ में लगभग 10 विलेजेस हैं। तेलंगाना में अभी गिनती नहीं है, क्योंकि जो अभी तक सरकार जो बोल रहा है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उससे भी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है बोल के इस 2022 में जो फ्लड्स आया है गोदावरी रिवर बेड में, वो फ्लड दिखाया है। आने वाला पोलावरम प्रोजेक्ट के बाद, पोलावरम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बैक वाटर से अभी जो गिनती में बोल रहा है 300 एबो गाँव, उससे ज़्यादा डूबने वाला है। ये असली स्थिति है, क्योंकि 72 फीट्स भद्राचलम का गिनती है फ्लड का। अभी पोलावरम एरिया में 120 फीट्स फ्लड आया है, मगर पोलावरम का असली गिनती क्या है, कैपेसिटी 150 फीट्स। वहाँ 150 फीट्स पोलावरम डैम में पानी आएगा तो भद्राचलम में वहाँ से यहाँ तक 50 फीट्स ही फर्क है। वहाँ 150 फीट्स फ्लड है, भद्राचलम में 100 फीट्स फ्लड होता है। ये असली जो आपका गांव है, यानी जहाँ के आप रहने वाले हैं, जी। आपके इस संघर्ष को किस तरह का सपोर्ट मिलता है बाहर से? बाहर से मैं अभी वही बोल रहा हूँ, बाहर से बोले अन्य संगठनों से? सरकार वही सोच रहा है, बाकी पार्टी प्रतिपक्ष भी वही सोच रहे हैं, मगर समाज भी उधर ही देख रहे हैं। मगर वहाँ हमारे साथ जो जी रहे हैं नॉन ट्राइबल लोग, बाहरी समाज, वो भी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। यही बहुत दुख की बात है, क्योंकि समाज भी हमको समाज के साथ नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, तो ये विचारधारा बट गई होगी दो हिस्सों में, एक सपोर्ट में आ गई है, एक विरोध में आ गई है। तो जो सपोर्टर्स हैं और जो विरोधी हैं, इन दोनों के बीच किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? कम्युनिकेशन तो अभी पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का जीवन धारा बन गया है। जो हमारे आंध्र आदिवासी इलाका में रहने वाले नॉन ट्राइबल भी आंध्रा के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए हम हमारा आंदोलन में शामिल नहीं है। मगर वहाँ का पोलावरम रिहैबिटेशन रीसेटलमेंट कुछ परिहार लेने देने के लिए पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। मगर पोलावरम का विरोधी काम तो अभी, आंदोलन तो अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों का बंटवारा होने का आदिवासी भी हमारे साथ नहीं दे रहे। मगर अभी एक इस फ्लड्स के बाद आदिवासी को, वहाँ का एफेक्टेड एरिया का नॉन ट्राइबल को भी पता चला है ये पोलावरम डैम बहुत बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि फ्लड्स पोलावरम प्रोजेक्ट के बाद हमारे जीवन बहुत संकट हो रहा है बोल के एक एग्जाम्पल। पुनर्वास की क्या व्यवस्था है उस इलाके में? पुनरावास बोले तो नॉन ट्राइबल को रिहैबिटेशन मिल गया है, उसको जो परिहार आना है वो आ गया है, पहले बार उसको ही आ गया है। अभी 41 कांटूरम बोल के एक बेंचमार्क है, वहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट देने के लिए तैयार हूँ। मगर 41 से बढ़कर जो 45 तक कांटूरम लेवल से वो सेंट्रल गवर्नमेंट देना है, वो मेरा हाथ में नहीं है बोल के गवर्नमेंट बोल दिया है। मगर हम अभी आदिवासी संक्षेम परिषद का जिम्मेदारी ये है कि पोलावरम को हम नहीं रुक पाया है, मगर पोलावरम में जो डूब जा रहे हमारा गांव को, हमारा परिवारों को, उसके बचाने की जिम्मेदारी हम लेना है। अभी तक हमको पूरा तरह रिहैबिटेशन रीसेटलमेंट, लैंड को लैंड नहीं दिया है, घर को कॉलोनी भी नहीं मिला है। इसीलिए हम नया आंदोलन शुरू किया है। लगभग 3 महीने ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 100 डेज जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि 98 डेज हो रहे हैं आज तक। हम जो भद्राचलम के अगल बगल में एक पंचायत है, एटपाका पंचायती में, एक ही पंचायती में 5000 एकड़ गवर्नमेंट लैंड है, गैर आदिवासी को कब्जा में है। वहाँ हमको रिहैबिटेशन रीसेटलमेंट खेती के लिए ज़मीन नहीं दिया है। पिछले साल नेशनल एसटी कमीशन आने तक हम हमारे स्थिति ऐसा है कि इस जिला में घर बनाएंगे, उधर का गोदावरी नदी का उस पार का जिला में हमारे के खेती देने के लिए सरकार सोचा था। हम विरोध किया था, नेशनल एसटी कमीशन को कंप्लेंट दिया था। कमीशन मेंबर आने के बाद हम बोल दिया है, जब वो रुक गया है। अभी जो कॉलोनीज बन रहा है ना, वो कॉलोनीज क्वालिटी नहीं है, मगर वो कॉलोनीज भी इस 2022 फ्लड में डूब गया है। कॉलोनी भी डूब गई? कॉलोनी भी डूब गए है। अच्छा। एक सरकारी का सोचना क्या है, एक बार डुबाने के लिए हमको रिसेटलमेंट करने वाले वो जगह भी डूबने वाले हैं। ये गवर्नमेंट का स्थिति है। तो
वहाँ इसीलिए हम आंदोलन आगे लेके जाके जो एटपाका पंचायती में 5000 एकर्स जमीन है, इसमें हमको घर दे सकते हैं, हमको खेती के लिए जमीन भी दे सकते हैं, डूबने वाले नहीं है। इसीलिए 3 महीने से इस आंदोलन में हम जुड़ा है, हमारा आंदोलन कर रहे हैं। जी, तो मेरा कहना है कि लोगों की डिमांड क्या है, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? पहले तो हम नहीं चाहता था, हाँ, लेकिन अब मजबूरी हो गई है, अब आप डूबने के लिए वहाँ रह नहीं सकते। आदिवासी का स्थिति क्या है कि हम बाहर जाके कूली रोजगारी करके आता है, मगर वहाँ हम जिंदा नहीं बीत सकते हैं। इसीलिए कहाँ भी जाओ रोजगार करके फिर हमारा गांव को ही आता है। हाँ। एक गांव ही हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, इसीलिए गांव को शिफ्ट हो छोड़ जा के रहा है। जाने के लिए हम तैयार नहीं था, मगर जबरदस्ती में हम गांव छोड़ के बाहर आने का एक तकलीफ आया है, क्योंकि वो हम नहीं गया तो हमको हटाने के लिए फोर्स आएगा, नहीं तो पानी एनकाउंटर आएगा। दोनों फोर्स आएगा, वाटर फोर्स आएगा या फिर या सरकारी फोर्स सरकारी फोर्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तब अमूमन आदिवासियों की ये हालात पूरे देश भर में कुछ ऐसी ही है कि वो जहाँ हैं वहाँ नहीं रहे हैं, और जहाँ नहीं रहना चाहते वहीं रहने को मजबूर हो जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ तेलंगाना के आदिवासी संक्षेमम परिषद के कोऑर्डिनेटर नेहरू मारवी हैं। बात कर रहे थे विस्थापन की, डैम से विस्थापित होने वाली समस्याओं की जो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जनजीवन आगे बढ़ रहा है। वहाँ की जनजीवन का मूल आधार क्या है? हमारा मूल आधार कुछ भी नहीं है सर, खेती है और जंगल में जो नेचुरली प्रोडक्ट है उसका है ज़्यादा। अभी नया पीढ़ी पढ़ाई के बाद नौकरी में जाने के तैयार है, नौकरी नहीं है तो रोज़गारी के लिए बाहर डेली वेज लेबर बनते जा रहे हैं। मगर जो स्थिति है, जो पोलवरम कंप्लीट होने के बाद अभी एक आंध्र तेलंगाना में बाकी राज्यों में नहीं था, 3G लोकल ट्राइबल एरिया में लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पूरा आदिवासी को देने का एक जीवो था, स्टेट गवर्नमेंट का जीवो 2000 से इम्प्लीमेंटेशन में था, वो सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म कर दिया। हाँ, वो कर लिया। उसके बाद बाकी राज्यों से हमारा आंध्र तेलंगाना में ज़्यादा एजुकेशन था आदिवासी में, वो अभी घट जाता है। एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ज़्यादा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट के चांसेस वो कम हो गया है। अभी पोलवरम का एरिया स्थिति क्या है कि तेलंगाना का बॉर्डर है, उस तरफ से आंध्रा का बॉर्डर है, ये इस तरफ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, अच्छा। उस तरफ उड़ीसा का बॉर्डर है। हाँ। ये 4-7 मंडल्स है, जो इधर ईस्ट गोदावरी में 4 मंडल है, वेस्ट गोदावरी में 3 मंडल है। वेस्ट गोदावरी में 3 मंडल थोड़ा उसको रूट कन्वीनियंट होता है, मगर इस 4 मंडल को रूट कन्वीनियंट भी नहीं होता है। उधर गया तो उड़ीसा जाना है, इधर आए तो छत्तीसगढ़ जंगल में जाना है, इधर आने से अलग राज्य में तेलंगाना में जाना पड़ेगा। आंध्रा में डूबने के लिए तैयार है वो अभी। कुछ भी हमारे के भविष्य नहीं है वहाँ का, ऐसा इलाका से मैं आया हूँ जी। तो लोग वहाँ अपने कितनी आबादी है आप लोगों की, मतलब आपकी उस इलाके में? अभी वही ये 4 मंडल में लगभग 2 लाख नॉन ट्राइबल ट्राइबल मिलकर 2 लाख है, ये वो पॉपुलेशन अभी अफेक्टेड है। लगभग अफेक्टेड के अलावा आपकी कम्युनिटी की, आपकी कोया ही ज़्यादा है, नॉन ट्राइबल लोग बहुत कम है। 1 लाख वोटर है इस 4 मंडल में। 1 लाख वोटर में लगभग 15 to 25% नॉन ट्राइबल वोट है, पूरा से पूरा आदिवासी का वोट है। लगभग 1,50,000 एबो आदिवासी ही है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोया है। कोंडारेड्डी बहुत छोटा समुदाय है, उसका पूरा यूनाइटेड आंध्रा में ही उसका 10,000 पॉपुलेशन था। वो 10,000 पूरा ये डूबने वाले इलाका में है। अच्छा। जो अभी पापीकोंडलू बोल के बहुत बड़ा टूरिज्म है, टूरिस्ट एरिया हो गया है। गोदावरी नदी ऐसा दोनों पहाड़ के बीच में जाता है, वो अभी टूरिस्ट एरिया बन गया है। वही पहाड़ के ऊपर ही ये कोंडारेड्डी PVTG ट्राइबल ग्रुप है, वो बहुत छोटा, वो अभी विलुप्त होने वाला जाति है, वो वहाँ ही है। उस इलाका पूरा डूबने वाला है।
तो वो भी शिफ्ट होंगे, उनका भी संस्कृति और परंपरा और सभ्यता वो खतरे में आ जाएगी। खतरे में है, क्योंकि अभी तक लगभग 40 ईयर्स से जो ITD ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट एजेंसीज है आंध्र तेलंगाना में, वहाँ 40 ईयर से उसको पहाड़ के ऊपर रहने वाला ये समुदाय है, पहाड़ के नीचे लेके आके वो उसको रिहैबिलिटेट करने का कोशिश 40 ईयर्स से सक्सेस नहीं हुआ है। इसको अभी ज़रूरत से अभी बाहर जाके बिताने का एक आवश्यक आया है। ये कैसा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ये कोई नहीं बोल पाएगा। आपके साथ उनका कैसा व्यवहार है? व्यवहार है वो बहुत कोया और गोंड समुदाय से भी बहुत प्राइवेसी समुदाय है, वो प्राइवेसी में रहता है, इसीलिए बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर ही वो रहता है। पहाड़ के ऊपर वो बैम्बू का कुछ हैंडीक्राफ्ट करते हैं ना, वही उसका प्रधान जीवन धारा है। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो लोग, मतलब अगर कोई सोशल डिसीजन होता है तो उसमें आप उनकी भागीदारी होती है, वो साथ देते हैं या फिर उतना रिलेशन नहीं, वो अलग ही रहता है, उसका फेस्टिवल्स, उसका जीवन स्थिति वो अलग ही है। मगर हम अलग अलग बीचों भी क्यों बोलते हैं, अगल बगल गांव में रहता है ना, वही स्थिति वही रिलेशन रहता है। मगर एक ही समुदाय में वो क्या बोलते हैं व्यवहार मैरिज सिस्टम में हमारा उसका कुछ भी नहीं है, वो बहुत प्राइवेसी जीवन स्थिति मेंटेन करते हैं। कोयर जनजाति, इस जनजाति की उस इलाके में जिस इलाके से आप आते हैं, यानी जो बॉर्डर इलाका है उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का, उस इलाके में इस जनजाति की शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षक अभी मैं वही बोला, आंध्र तेलंगाना में 2000 के बाद आदिवासी का समुदाय में एजुकेशन ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कुछ भी 10th पास होने के बाद कुछ ना कुछ नौकर मिलेगा, क्योंकि लोकल नौकर पूरा नौकरी हमारा है। कोई भी डिपार्टमेंट 29 डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉयमेंट लोकल एम्प्लॉयमेंट आदिवासी को देना है, वही जीवो था। अभी वो जीवो ख़त्म कर दिया है, अभी हमको इसीलिए हमारा शिक्षा बढ़ गया था, इसीलिए तो क्या इसकी वजह से शिक्षा में कमी आई है? ज़्यादा कमी आएगा, क्योंकि 2 इयर्स हो रहे हैं अभी तक। 2 इयर्स से अभी जो नया एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है, वहाँ अभी हमको 6% ही रिजर्वेशन मिलेगा। अभी तक 100% रिजर्वेशन था, अभी 6% में हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो जाहिर है कि आपके युवाओं में खासा निराशा होगी इस बात को लेकर। आंदोलन भी किए होंगे आप लोगों ने? हम विरोध किए, विरोध आंध्र तेलंगाना में विरोध किया है। हम पूरा अलग अलग राज्यों के साथ भी लेकर अभी नेशनल लेवल में ही आदिवासी 5th शेड्यूल एरिया में, आदिवासी इलाकों का एरिया में आदिवासी के लिए सेपरेट जो ST सब एम्प्लॉयमेंट एक्ट के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा जुड़ गया है नेशनल लेवल में, क्योंकि 5th शेड्यूल का आर्टिकल 19 का अनुसार 5th शेड्यूल एरिया में गैर आदिवासी आके नहीं जी पाएगा। एम्प्लॉयमेंट के थ्रू नॉन ट्राइबल आके वहाँ घुस बैठ के हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव दे रहे हैं। वो अलग अलग नौकरियों में आकर के वो उस इलाके को में अपना प्रभाव बढ़ा वायलेट कर रहे हैं, हमारा कानून को वायलेशन कर रहे हैं। इसीलिए इसका भी इसी हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो NTR गवर्नमेंट में आंध्र में था 86 में ये जीवो लेके आया है, क्योंकि आदिवासी इलाका में आदिवासी के साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशल कानून आप अपने स्टेट में पाते हैं जिससे लगता है कि ट्राइबल को थोड़ा स्पेशली ट्रीटमेंट मिल रहा है? कानून तो नहीं है उसका, वहाँ का गवर्नमेंट का, पिछले पुराना गवर्नमेंट का हमारा आदिवासियों का भला करने का इच्छा था। जो डॉक्टर BD शर्मा जी था ना AS ऑफिसर, वो ज़्यादा से ज़्यादा उधर भी काम किया है। इसीलिए और एक बात क्या है कि तेलंगाना में हमारा इंडिपेंडेंट का पूरा जो कोमरम भीम फाइटिंग हुआ था ना, उसके बाद जो प्रोफेसर एमंडार्फ ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आके वहाँ का आदिवासी इलाका के ऊपर एक रिसर्च करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। इसी के अनुसार वहाँ का ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और वहाँ का राज्य सरकार भी कुछ हमारे
भला के लिए कुछ काम हुआ था पहले बार, इसीलिए 5th शेड्यूल के अनुसार, आर्टिकल 19 के अनुसार वहाँ गैर आदिवासी के साथ नौकरी नहीं देना है बोल के एक 275 अब जीवो तो परिस्थितियां बदल गई, तो इससे बारियों का प्रभाव बढ़ेगा। अभी गवर्नमेंट का, समाज का स्थिति बदल गया है, हमारा स्थिति भी बदलने वाला तो है। क्या वहाँ बाहरियों की क्या स्थिति है? बाहर से कितने लोग वहाँ उस इलाके में आते हैं? और एक बात, बाहर से आने वाला का माइग्रेशन तो हर राज्य में ज़्यादा है, उधर भी ज़्यादा है, मगर और अच्छी बात क्या है कि वहाँ 1970 से पहले एक ज़मीन आंदोलन हुआ है श्रीकाकुलम इलाका में। उस आंदोलन के बाद एक जीत हासिल हुआ है 1/70 एक्ट। बाकी राज्यों में LTR एक्ट है ना, आदिवासी एरिया का ज़मीन खरीदना है कैसा, उसका LTR झारखंड में ऐसा ही वहाँ उससे भी बढ़कर अच्छा कानून एक है 1/70 कानून। उसका क्या है कि नॉन ट्राइबल का पारंपरिक जो ज़मीन है वो भी खुद उन दूसरा नॉन ट्राइबल को बेच नहीं सकता है। अच्छा, मतलब ट्राइबल के साथ साथ नॉन ट्राइबल का भी लैंड प्रोटेक्टेड है। वो पारंपरिक उसका बेटी को होना जाना चाहिए, नहीं तो वो बेचना है तो गवर्नमेंट को बेचना है, नहीं तो ट्राइबल को बेचना है, ऐसा गैर आदिवासी को नहीं बेचना है। उतना अच्छा कानून है, मगर हमारा इलाका इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। मगर क्यों है कि हालात जैसी CNTSPT की है झारखंड में। कोई भी कानून देख लीजिए, कानून दोनों तरफ ही इम्प्लीमेंट होना है। एक सरकार के तरफ से, समाज के गैर सामाजिक तरफ से भी उसका रेस्पेक्ट करना है। जो किसी के लिए, वो किसी भला के लिए वो कानून है, उस समाज भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। क्योंकि आदिवासी ही समाज आप बाहर देख रहे हैं ना, आदिवासी समाज ही बेनामी हो जाता है। क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो समझेंगे कि क्या दूसरे जनजातियों की तरह क्या इनकी भी सभ्यता और संस्कृति, गोंडी जो सभ्यता संस्कृति है, कोयर जनजाति जो, क्या इनकी भी खतरे में है या फिर इनकी बाकी लोगों की बाकी जनजातियों से स्थिति इनकी थोड़ी बेहतर है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं, बात करने के लिए जो मेहमान हैं, वो एक अलग जनजाति समुदाय से बिलोंग भी करते हैं, यानी गोंड की कोया जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो समझते हैं कि क्या गोंड जनजातियों की स्थिति, संस्कृति, परंपरा अन्य जनजातियों की तरह ही है या उससे थोड़ी बेहतर है? सभ्यता संस्कृति, हर एक भाषा, हर एक कल्चर भी कुछ दूर जाने के बाद डाइवर्सिटी लेते हैं। हमारा गोंड समुदाय में भी डाइवर्सिटी है। हमारा विशेष करके कोया समुदाय का हमारा भी अलग डाइवर्सिटी। अच्छा, गोंड में कोया एक अलग जाति तो कोया है, गोंड नेशनलिटी है। गोंडवाना राज्यों का वारस है ना, इसलिए हम गोंड भी बोलते हैं। मगर मध्य प्रदेश का गोंड समुदाय का कल्चरल सिस्टम, गाना, नाचना वो अलग है। आदिलाबाद, तेलंगाना आदिलाबाद का अलग है, छत्तीसगढ़ का बस्तर एरिया का अलग है, हाँ। उड़ीसा का भी अलग है, मगर उड़ीसा से आंध्रा का मिलते जुलते रहता है। अच्छा। हमारा रेला पाटा का तरीका भी अलग है, नाचना का तरीका भी कुछ फर्क है। अच्छा। ये विशेष एक तरीका है कोया समुदाय में। गोंड समुदाय में बहुत छोटा एरिया है, कोया नाम से जानने वाला समुदाय, वो उड़ीसा है, आंध्रा है। केवल 7 मंडल्स में, 7 ब्लॉक्स में ही एक कोया संस्कृति, भाषा अलग, एक विशेष भाषा। तो आपके पहनावे भी अलग होंगे? पहनावे भी अलग है, हमारा कॉस्ट्यूम भी अलग है। हाँ, वही कॉस्ट्यूम भी अलग होंगे जी। ऐसा किस तरह के कॉस्ट्यूम होंगे? हम तो लुंगी, बहुत हाफ लुंगी पहनते हैं जेंट्स तो, हाँ। लेडीज तो हाफ साड़ी है। हाफ साड़ी भी छत्तीसगढ़ का सिंग वगैरह, सिंग भी हमारा बड़ा सिंग आता है, हाँ। मोरी का पंख आता है, हाँ। ड्रम भी छत्तीसगढ़ वालों से, ड्रम से भी हमारा बड़ा आता है। तो साउंड भी ज़्यादा आता है। अच्छा, ये तो मतलब ये तो डिफरेंस हुए जी। हाँ, इसके साथ साथ क्या जैसे कि हम दूसरी जनजातियों में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजाति समुदाय के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी सभ्यता संस्कृति संकट में है। एक तो उनके साथ जिस तरह की रोज़गार के मसले हैं, खेतीबाड़ी के मसले हैं, ज़मीन छीनी जा रही है, इस तरह के मसले हैं। इसके अलावा ये एक ख़तरा
कितना है आपके कोया समुदाय में? वहाँ भी अभी बढ़ते जा रहे हैं। ये खुद हमारे समाज के निर्लक्ष्य से कुछ हो रहा है, बाहर के दबाव में कुछ हो रहा है। बाहर के दबाव बोले तो 20-30 साल पहले कुछ हिंदूइज़्म हमारे इलाका में, पॉलिटिकलिज़्म के साथ हिंदुइज़्म भी हमारे एरिया में आया है। हम नहीं मान लिया है हम हिंदू है, मगर हमको हिंदू कहने लगा है। अच्छा। हिंदुत्व हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे घर का जो फोटो में आ गया है। अच्छा। अभी नया है क्रिश्चियनिटी। ये तो खुद खुद हमको बदलाव में लेके जा रहा है। जबकि पूरी नेशनलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी ज़्यादा पुराना है, हिंदुज़म थोड़ा तो आपके यहाँ क्रिश्चियनिटी नया क्रिश्चियनिटी भी अभी हमको बदलाव ज़्यादा दे रहा है। खुद हम एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन के जाने से हमारा बच्चे स्कूल में, हॉस्टल में, पढ़ाई में रहता है। गांव में, घर में क्या कल्चर सिस्टम है इसको नहीं मालूम। जो विचार उसका दिमाग बढ़ते जा रहे हैं, उसका दिमाग में हिंदुत्व नहीं तो बाहरी स्थिति ही तोपते जा रहे हैं। हमारा कस्टम सिस्टम उसको नहीं मालूम है। वो पढ़ाई करने के बाद जो घर को आ रहे हैं वो हिंदुत्व को लेके आ रहे हैं, नहीं तो क्रिश्चियनिटी को लेके आ रहे हैं। तो किस तरह संभाल रहे हैं लोग? उस समाज के मुखिया कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? इसमें और क्या है कि जो अभी एम्प्लॉयमेंट में गया है, नौकरी में बाहर गया है, ये खुद हमारा आदिवासी का कस्टम्स कल्चर को, रीति रिवाज को ये छोड़ दे रहा है। ये ऐसा स्थिति में, इसीलिए हम पूरा दुनिया भर में आदिवासी का स्थिति ऐसा है। हम भी इसको प्रोटेक्ट करने के ही कुछ काम कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसा हुआ है, रेला पाटा आदिवासी का कुछ कल्चरल टीम को प्रमोट करते करते उन्होंने इधर आके ना, उधर जाके नचा रहे हैं, इधर लेके जाके नचा रहे हैं। ऐसा कुछ हमारा रेला पाटा डांस बचा रहे हैं, मगर अंदर का जो स्थिति है बहुत गंभीरता में है। इसीलिए हम आदिवासी संक्षेम परिषद रेला पाटा को, रेला आटा को, हमारा भाषा को पकड़ के पूरा देश भर के आदिवासियों को कोया समुदाय के साथ मिलकर प्रोटेक्ट करने के काम में है। रेला पाटा वैभवम बोल के अभी तक 3 नेशनल लेवल कल्चरल प्लेटफॉर्म्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है, केवल हमारा कल्चर को, हमारा पाटा को, नाचना को बचाने के लिए। भाषा के साथ, कल्चर के साथ हम जिंदा कैसा बिताना है ये प्रमोट करने के लिए आया है। और एक अभी गोटुल बोल के एक व्यवस्था बनकर हम युवा साथियों में भी हमारा कस्टम्स कल्चर को, रीति रिवाज को क्यों हमारे जीवन धारा में जीवन धारा से आगे लेके जाना है। क्यों है कि हम आदिवासी सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, खुद आदिवासी है, खुद आदिवासी के कल्चर को, सर्टिफिकेट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट्स पूरा है। हमारे ह्यूमन के लिए नहीं है, ह्यूमन का जो कल्चर है इसी के लिए प्रोटेक्शन का ये पूरा हक है, अधिकार है। इसलिए हम वो हक का अधिकार हासिल करना है तो उसको हम रीति रिवाजों से जीना है, तो आपकी प्रमोट कर रहे हैं। आपके कोया समुदाय के बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वो किस भाषा में ही वो वहाँ तेलुगु तेलुगु में ही पढ़ते होंगे जी। आपकी भाषा में वहाँ भी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई? कुछ 4-5 साल पहले हुआ था। क्या है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट में पूरा देश में इम्प्लीमेंटेशन में लेके आया है। जब वहाँ भी कोया पाठ्य पुस्तक आया था, गोंडी आया था, सवरा आया था, आंध्र प्रदेश में जो भाषा है आदिवासियों का उसमें आया था। मगर 2-3-5 साल के बाद वो फंड ख़त्म हो गया है, केंद्र सरकार का दिमाग बदल गया है, वो फंड ख़त्म हो गया है, उसको छोड़ दिया है। मगर अभी हम इच्छा कर रहे हैं कि अभी न्यू पॉलिसी आया है, मातृभाषा में ही प्राइमरी एजुकेशन देने का जो न्यू कानून आया है, इसके साथ हमारा भाषा को एजुकेशन में लेके आने से कुछ बढ़ते जाएं। और एक बात क्या है कि कितनी आबादी है आपकी कोया जनजाति की बोलने वाले की? अभी तक तो घर में पूरा इलाका में बोलने वाले हैं। पूरे देश में कितनी आबादी है? पूरे देश में मैं नेशनल लेवल में गोंडी स्टैंडर्डाइजेशन काम में मैं जुड़ा हूँ, इसीलिए लगभग 1.5 करोड़
आदिवासी कोया समुदाय में गोंड या नहीं तो कोया हाँ, बात करने वाले तो हैं, सबसे ज्यादा है ही, बात करने वाले हैं। लेकिन गोंड और कोया में क्या फर्क है? गोंड और कोया में उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि किसी भाषा में भी अलग अलग मांडलिक बोलते हैं ना, ऐसा ही हमारे भी डायलिट्स बोलते हैं ना, ऐसा डायलिट है एक बार ऐसा तेलुगु के साथ वो मिक्स हो गया। उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आदिलाबाद में तेलंगाना में गोंडी ज़्यादा बोलते हैं, अच्छा, हमारे एरिया में कोया बोलते हैं। हाँ, हम माँ को यव्वा बोलते हैं, आदिलाबाद में यव्वाल बोलते हैं। हम अच्छा। टाइगर को डूब बोलते हैं, वो डुवाल बोलते हैं। हम खाना को दौड़ा बोलते हैं, तेलंगाना में गाटो बोलते हैं। इतना छोटा ही फर्क है। हाँ, मगर डायलिट में साउंड में थोड़ा ज़्यादा, प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा डायलेशन आया है, इसीलिए ये अलग ही शब्द है बोल के गैप है, वो उतना ज़्यादा फर्क तो नहीं है। आपकी भाषा का भाषा पर काम करने वाले लोगों की कैसा इंटरेस्ट है? मतलब लोग लिख रहे हैं, इसमें साहित्य की रचना हो रही है, लिटरेचर लिखे जा रहे हैं? हाँ, लिटरेचर तो हो रहे हैं, मगर क्या है कि ये भी बहुत दिक्कत हो रहा है हमारा, जो आंध्र तेलंगाना में रहने वाले गोंड या कोया तेलुगु में पढ़ाई लिखने आता है, जो छत्तीसगढ़ में आएगा तो हिंदी में, उड़ीसा में गया तो उड़िया में, महाराष्ट्र में गया तो मराठी में। स्क्रिप्ट भी हमारा अलग है, भाषा एक ही है, हाँ, मगर हाँ, साहित्य में हमारा भाषा को लेके आने के लिए उड़ीसा का कोया आदिवासी उड़िया में लिखेगा, मेरे को नहीं समझ, मैं नहीं समझ पाऊँगा। मैं तेलुगु में लिखेगा तो बाकी राज्यों वाले नहीं समझ पाएगा। ये भी दिक्कत आ रहा है, इसीलिए हमको, क्योंकि हमको लिपि खुद लिपि नहीं है, मगर मेस्राम लिपि है। आदिलाबाद गुंजाला एरिया में गुंजाला लिपि है, ये वो बहुत पुराना लिपि है। पिछले ब्रिटिश ज़माने से पहले वहाँ एजुकेशन में गुंजाला लिपि के साथ एजुकेशन भी हुआ था, मगर वो डिमोनेटाइजेशन हो गया है, नया लिपि से नया एजुकेशन आया है, हम वो दूर हो गया है। मगर इसको अभी लेके नया पीढ़ी को तैयार करना है, नया लिपि के साथ हम एक स्टैंडर्ड, इसीलिए हम स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए सोच रहे हैं। पूरा गोंडी समुदाय का भाषा को स्टैंडर्डाइज करके 8th शेड्यूल के अनुसार मान्यता लेने के बाद वहाँ साथ ही साथ लिपि भी 2 लिपि है हमारा, अभी 2 लिपि के साथ कैसे काम करना है, क्या करना है, ये हम सोच रहे हैं। अभी गूगल के साथ अभी ट्रांसलेशन भी, लिपि ट्रांसलेशन भी कल ही एक सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ है। क्या बात है, मतलब थोड़ी प्रगति है, लेकिन तो एक समरूपता बनाने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो बात करते हैं कि दूसरे राज्य के जनजाति झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक दूसरे को कैसे, किस नज़र से देखते हैं और क्या तुलनात्मक अध्ययन या विचार निकालते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं नेहरू मारवी, जो गोंडी समुदाय से आते हैं, जनजाति से आते हैं, और हमारे साथ इस शो में अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर बात करनी बाकी रह गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एक स्टेट का जनजाति ट्राइब दूसरे स्टेट के ट्राइब को देखता है, जैसे झारखंड को ही देखता है, अगर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का ट्राइब, तो क्या सोचता है? हमारे बीच में पुराना ज़माना में अलग अलग एक स्थिति था, मगर अभी तो मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे बीच में रिलेशन, एक दूसरे राज्यों के बीच में आना जाना बहुत बढ़ गया है, इसीलिए अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। हम एक ही है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, ऐसा स्थिति आ गया है। हाँ। मगर बहुत कोने का इलाके में वो अभी भी प्राइवेसी में है। आप तुलना करते होंगे कि नहीं, झारखंड के आदिवासी बेहतर स्थिति में है, उन्हें ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, या हमें ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, हम ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, या झारखंड के ट्राइब ज़्यादा तो क्या पाते हैं? उतना राज्य अलग है, वहाँ का समाज अलग है, वहाँ का स्थिति अलग है, कहाँ का कमियाँ कहाँ वहाँ हैं, कहाँ का गलतियाँ वहाँ हैं, कहाँ हम ये ऐसा बोले तो जो जीवन में व्यतीत था, हम बहुत आराम से नौकरी मिलता था जी। अभी स्थिति वहाँ ऐसा नहीं है, मगर अलग अलग राज्य में अलग अलग, मगर ओवरऑल इंडिया में, पूरा दुनिया में भी आदिवासी का स्थिति वैसा ही है। हमारे आदिवासी का ऊपर पूरा ग्लोबलाइजेशन दबाव तो पड़ रहा है, कैसा ही नहीं कैसा, वो ज़मीन के ऊपर हो, समाज के कल्चर के ऊपर हो, नहीं तो व्यापार जैसा हो,
मगर आदिवासी के ऊपर दबाव तो गैर आदिवासी का पूरा दुनिया का ग्लोबलाइजेशन अब तो गैर आदिवासी भी कई जाति हैं जो खुद को आदिवासी की कैटेगरीज में आने की डिमांड कर रहे हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है? ये एक स्थिति है। समाज वही क्या बोलते हैं, इतना इंडिया में कानून इम्प्लीमेंटेशन में कानूनी को समाज ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंडिया का तरीका अलग है। हम खुद हमारा इंडिपेंडेंट देश को गणतंत्र बना दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए हैं, मगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन करने में गवर्नमेंट भी उल्टा पलटा है, समाज भी एक्सेप्ट करने में उल्टा पलटा है। अरे बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस अदर क्या अपर कास्ट भी आके एससी कास्ट नहीं, एससी शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट दर्जा नहीं मान रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइबल का दर्जा मांग रहा है। क्यों? आपके यहाँ कौन कौन मांग रहा है? अभी तेलंगाना में देखो तो कैथी लंबाड़ी के लिए, कैथी लंबाड़ी नहीं मांग रहा है। कैथी लंबाड़ी के वोट कुछ पार्टी फ़ायदा उठाने के लिए कैथी लंबाड़ी को मैं एसटी दर्जा देता हूँ बोल के प्रमोट कर रहा है। आंध्रा में बोया वाल्मीकि, बेंतोरिया, ऐसा नया नया रजक, फिशरमैन, ऐसा वालों को वो उसका समाज अलग है, उसका मानसिक स्थिति अलग है, उसका कल्चर एंड कस्टम्स अलग है। उसको वोट बैंकिंग के लिए ये जो एसटी का फ़ायदा लुटा के उसको देने के लिए सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसा प्रोवोकेट उस कम्युनिटी को, उसका कम्युनिटीज़ को प्रोवोकेट कर रहा है हमारे ऊपर दबाव लेके आने के लिए। हमारा जो हक अधिकार है इसको लूट कर उसको देने के लिए सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज तैयार है। इसका सरकार अलग नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज अलग नहीं है, ये भी समाज है, समाज के साथ ही वो काम कर रहा है। पूरा समाज ही हमारे ऊपर ऐसा दबाव लेके आ रहा है। तो आप लोगों की तरफ से विरोध हो रहा है इसका? बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। इतना विरोध हुआ है, इसीलिए जो असेंबली में, तेलंगाना असेंबली में वो कैथी लंबाड़ी को बिल पास कर केंद्र सरकार में पेंडिंग है। अच्छा, मगर बहुत विरोध है क्योंकि 76 में आपके कितने एमएलएज हैं आपके कोया जनजाति के? यहाँ 11 है तेलंगाना में, यहाँ 5 लोग हैं। मगर ये क्या है कि 76 में लंबाड़ी यानादि एरुकला को यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में एसटी लिस्ट में लेके आया है। एसटी लिस्ट में लेके आने से पहले लंबाड़ी कम्युनिटी का जनसंख्या है 1,30,000। 71 सेंसस में 81 सेंसस में इसका बढ़ गया है 11,50,000। 76 में इसका एसटी दर्जा मिला है, उसका गिनती 11 लाख, 1 लाख से 11 लाख कितने कैसे बढ़ गया है। अभी उसका जनजाति का वो लंबाड़ी कम्युनिटी का जनसंख्या है लगभग 40-45 लाख से तेलंगाना में। असली आदिवासी का नहीं, मैं कोया जनजाति के कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी एमएलए हैं या सांसद हैं? कोया से यहाँ 5 लोग हैं। 5 लोग हैं जी, तेलंगाना में जी। आंध्रा में तो ये दोनों है, कोया से। अच्छा। दोनों है। चलिए, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई, कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक बात मुझे आपकी बड़ी पसंद आई और वो ये बात है कि आप हिंदी बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? मेरा फादर, मेरा फैमिली से, मेरे ये इलाका से मैं सेकंड जनरेशन हूँ एडुकेटेड। मेरा फादर भी एडुकेटेड है। एम्प्लॉयमेंट करते करते आदिलाबाद के तरफ से नौकरी ट्रांसफ़र होते वहाँ गया है। छोटा था मैं पूरा मराठी बोलता था। मैं बगैर 4th क्लास के बाद फादर को ट्रांसफ़र हुआ है हमारे इलाका में, आंध्रा, इधर भद्राचलम आ गया है। मराठी तो भूल गया हूँ, हिंदी तो वैसा बच गया है। इसीलिए नेशनल लेवल आदिवासी समुदाय के लिए साउथ के तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए इजी हो गया है। इसीलिए आसान से मैं साउथ गया था, मुझे इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ कि लोग हिंदी से बड़ा परहेज करते हैं बोलने से, पढ़ने से। आपके कोया समुदाय में लोगों को हिंदी से प्रेम है? वो हमारे बीच में
किसका जानकारी नहीं है उसका प्रेम तो नहीं होता है। हिंदी का जानकारी कोया एरिया में नहीं है, हाँ। इसलिए उसका प्रेम या विरोध उसके बारे में हम बोल नहीं उससे पाएंगे। अनजान है, बोल नहीं उस दुनिया पाते से ही हैं। अनजान है, जी। उस बोली भाषा और उसकी दुनिया से ही जी। अनजान है। मगर ऐसा नहीं है। हिंदी का खोया का, क्योंकि मैं छोटा था ना, जब जो खरीदने के लिए व्यापारी आता था ना, वही खुद खोया से बात करते करते वो बिजनेस करते जाता था। मगर अभी हम तेलुगु बात कर रहे हैं ना, इसलिए वो खोया छोड़ दे रहे हैं। मगर हमको अभी भी फंसाने के लिए नॉन ट्राइबल व्यापारी लोग आके खोया से बात करते हैं, खोया से रिलेशन बहन तभी तो रिश्ता बनेगा, तभी तो बाजार बढ़ेगा। बाजार बढ़ते हैं। हाँ। मगर ये वो भाषा का प्रेम नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन के लिए जरूर है भाषा। मगर भाषा केवल कम्युनिकेशन का चीज़ नहीं है, ये ज्ञान भंडार है। क्योंकि कल्चर का, कस्टम्स का, ज्ञान का, पूरा हिस्ट्री का पूरा ज्ञान भाषा में ही सीमित होता है। इसीलिए भाषा को बचाना है। लकीली यूनाइटेड नेशंस तो भाषा के बारे में ज़्यादा काम कर रहे हैं, मगर जो आदिवासी समुदाय का ज़्यादा ये अभावी है इंडिया में। मगर इंडिया उतना आदिवासी के लिए नहीं सोच रहा है। आदिवासी को हिंदुत्व में लेके आने के लिए, नहीं तो आदिवासी का हक अधिकार ना गैर आदिवासी को देने के लिए तैयार है। मगर आदिवासी को प्रोटेक्ट करने के लिए पेपर में कानून लिख रहा है, मगर काम तो अलग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने का मुझे मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला, और आप अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मेरी हिंदी को समझ पा रहे हैं, हिंदी में जवाब दे पा रहे हैं। हाँ, और यही वजह है कि मैं इस पूरे शो को आप तक, यानी दर्शकों तक पहुंचा पा रहा हूं। वरना इस तरह की परिस्थितियों में अगर मैं उनसे बात नहीं कर पाऊं तो उनका जवाब भी शायद नहीं आ पाएगा, और हमारे दर्शकों तक कई सारी बातें पहुंच नहीं पाएगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया नेहरू जी। धन्यवाद सर। आपका मीडिया के साथ मेरा समाज, पूरा समाज को, पूरा दुनिया को मैं कहना चाहता हूँ, जो पोलावर में अफेक्टेड आदिवासी लोग हैं, इसको पूरा न्याय, पूरा रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट करने में आपका पूरा समाज का मदद हमको चाहिए। और गैर आदिवासी को आदिवासी में लिस्ट में, एसटी लिस्ट में लेके आके हमारा हक अधिकार लूटी करने का ये भावना, ये स्थिति सरकार से, समाज से भी दूर होना चाहिए। ये हमारा रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मंच मिले आप अपनी बात रख देते हैं। ये एक अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल आप में मुझे दिखाई दे रही है। बहरहाल धन्यवाद। चूँकि मैं इन्हें यहाँ इसलिए ही आमंत्रित कर पाया क्योंकि एक बड़े जन संगठन के रूप में आदिवासी सक्षमा परिषद काम कर रही है, और पैरोलम डैम के विरोध में यह संगठन दूर तक संघर्ष को, आंदोलन को ले जाने के लिए तैयार बैठी है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी खास मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।